चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि जहां एक डिक्री 5,000 रुपये से अधिक धन के संदाय के लिए है, वहां सिविल कारागार में निरोध की अवधि कितनी है बताना है। आपका ऑप्शन है 1 मास, बी 6 मास, सी 3 मास या डी 6 सप्ताह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 मास, यानी कि जहां डिक्री 5,000 रुपये से अधिक धन के संदाय के लिए है, वहां सिविल कारागार में जो निरोध की अवधि होगी वो 3 मास होगी। इस सवाल को छत्तीसगढ़ सिविल जज 2008 में आपसे पूछा गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 58 की उपधारा 1 के खंड क के अनुसार जहां डिक्री 5,000 रुपये से अधिक धनराशि का संदाय करने के लिए है, वहां उस डिक्री के निष्पादन में निरुद्ध हर व्यक्ति 3 मास से अनधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाएगा। तो कितना है? 3 मास आप याद रखेंगे, ये इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी संपत्ति डिक्री में कुर्क और विक्रय की जा सकती है? ए भावी भरण पोषण का अधिकार, बी वचन पत्र, सी लेखा पुस्तक बही और डी व्यक्तिक सेवा का अधिकार। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग अभी यहाँ पर छोड़ देंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं करेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी संपत्ति कुर्की व बिक्री के योग्य नहीं है? ए सरकारी प्रतिभूति, बी वचन पत्र, सी लेखा बहियां या डी बंध पत्र। याद कीजिए, इस सवाल को मैंने आपको कई बार कराया है, पहले भी इस सवाल को करा चुका हूँ। उत्तराखंड सिविल जज 2008 में सवाल को आपसे पूछा गया है और इसमें लेखा बहियां जो हैं उनकी कुर्की नहीं हो सकती और उनकी बिक्री नहीं हो सकती हैं। लेखा बहियां इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये संपत्ति कुर्की और बिक्री के योग्य नहीं होती। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अंतर्गत डिक्री के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किन संपत्तियों की कुर्की व विक्रय किया जा सकता है? ए बैंक नोट, चेक व विनिमय पत्र, बी लेख बहियां, सी भोजन पकाने के बर्तन, पलंग व पहनने के वस्त्र, डी व्रतिका एवं अनुतोषिक। उत्तराखंड सिविल जज 2011 में पूछा गया है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बैंक नोट, चेक व विनिमय पत्र जो हैं उनकी कुर्की करके उनका विक्रय किया जा सकता है। उत्तराखंड सिविल जज 2011 सवाल को आपसे पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अनुसार बैंक नोट, चेक व विनिमय पत्र की कुर्की एवं विक्रय की जा सकेगी, किंतु लेख बहियां, भोजन पकाने के बर्तन, पलंग व पहनने के वस्त्र, व्रतिकाएं व अनुतोषिक यानी उपदान कुर्की व विक्रय के योग्य नहीं हैं। तो किसकी कुर्की की जा सकती है? आपका चेक हो, बैंक नोट हो या विनिमय पत्र हो, उन सब की तो कुर्की की जा सकती है और बेचा जा सकता है, परंतु इन 3 वस्तुओं की कुर्की नहीं होगी। लेखा बहियों, भोजन पकाने के बर्तन, पलंग व पहनने के वस्त्र और व्रतिकाएं एवं अनुतोषिक यानी उपादान, इनकी बिक्री और कुर्की नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डिक्री भरण पोषण के डिक्री के अलावा ए के विरुद्ध पारित की गई है। यदि उसका वेतन ₹10,000 प्रतिमाह है तो उसका कितना भाग कुर्क किया जा सकेगा? ए 3,333, बी 50,000, सी 3,000 या डी 6,666 रुपये। झारखंड सिविल जज 2014 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3,000 रुपये कुर्क किया जा सकेगा यदि टोटल वेतन 10,000 रुपये पर मंथ है तो। ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अंतर्गत निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन सी एक डिक्री के निष्पादन में कुर्क एवं विक्रय नहीं की जा सकती? प्राक्रम्य विलेख, बी नंबर पर है गृह या अन्य निर्माण, सी पर है सरकारी प्रतिभूतियाँ और डी पर है व्यक्तिगत सेवाओं का कोई अधिकार। तो इसकी कुर्की नहीं की जा सकती है, इसका विक्रय नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। MPAPO 2009 में सवाल को आपसे पूछा गया है, तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत सेवाओं का कोई अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अगला सवाल है, सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में डिक्री पारित करने वाला न्यायालय पद परिभाषित है? ये पद कहाँ पर परिभाषित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। 2 क्लूज 2 CPC, 2 क्लूज 3 CPC, धारा 37 CPC, धारा 38 CPC। MPHJS 2015 में सवाल पूछा गया है। राइट आंसर 37, ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सिविल प्रक्रिया की धारा 37 में डिक्री पारित करने वाला न्यायालय जो ये पद है इसे परिभाषित किया गया है, यानी डिक्री पारित करने वाला कौन न्यायालय होगा, इस पद की परिभाषा दी गई है, ये आप याद रखेंगे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 37 में डिग्री पारित करने वाला न्यायालय पद जो है उसको परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 2 क्लूज 2 में डिक्री, 2 क्लूज 3 में डिक्रीदार और 38 वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी। यानी जो 3 ऑप्शन थे उसका भी एक्सप्लेनेशन में वर्णन दिया गया है, इसका भी और इसका भी, और ये तो आपका राइट आंसर था ही। मैंने बाकी के 3 ऑप्शन, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके, आप अच्छे से जान सके, 3 ऑप्शन को भी इसमें लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। किसी डिक्री का निष्पादन ए उसी न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसके द्वारा वह पारित की गई है, बी किसी भी न्यायालय द्वारा जिसको निष्पादन हेतु भेजा जाए किया जा सकता है, सी उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं, डी उपर्युक्त दोनों कथन असत्य हैं। देखिए कितनी बार पूछा गया है, एमपी में पूछा गया है, एमपी सिविल जज 2005-6 और 1989 में, छत्तीसगढ़ सिविल जज 2008 में सवाल को पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दोनों कथन सही हैं। उसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा वह पारित की गई है, और किसी भी न्यायालय द्वारा जिसको निष्पादन हेतु भेजा जाए किया जा सकता है किसी भी डिक्री का निष्पादन, आप देख सकते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किसी डिक्री के निष्पादन के संबंध में जो प्रावधान है वो CPC की धारा 38 में दिया गया है, जिसके अनुसार डिक्री या तो उसे पारित करने वाला न्यायालय या जिसके द्वारा उसको निष्पादित किया जा रहा है वह निष्पादन हेतु भेजी गई डिक्री का निष्पादन करा सकता है, यह आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल, डिक्री का किसके द्वारा निष्पादन कराया जा सकता है? जिलाधीश द्वारा, जिला जज द्वारा, तहसील द्वारा, या पारित करने वाले न्यायालय द्वारा, या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह भेजी गई है। यूपी सिविल जज 2006, MP APU 2010 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और इसको उत्तराखंड सिविल जज 2009, 2002, 2013, 2012, 2018 और राजस्थान जेएलओ 2014 कितनी बार इस सवाल को आपसे पूछा गया आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर गलत है, ये बताना है कि गलत कौन सा है। सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन, अब ऑप्शन दिए गए हैं। सिविल न्यायालय द्वारा जो पारित डिक्री है उसका निष्पादन के बारे में सवाल है। ऑप्शन नंबर ए, डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, किसी भी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्री निष्पादन करने के लिए अंतरित करता है, या सी डिक्री पारित करने वाले के समकक्ष अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त एक अथवा बी में वर्णित न्यायालय द्वारा, यानी जो ए और बी में वर्णन किया गया न्यायालय का उसके द्वारा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस सवाल को MP APU 2010 में पूछा गया है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डिग्री पारित करने वाले के समकक्ष अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय द्वारा डिग्री का निष्पादन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 38 के अनुसार सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या किसी भी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्री निष्पादन के लिए अंतरित करता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। या तो वो जिसने डिक्री पारित की है वो न्यायालय, या फिर यदि ये एक न्यायालय और ये दूसरे न्यायालय को भेजता है कि आप डिक्री का निष्पादन कराइए, तो ये भी डिक्री का निष्पादन कराएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है।